जय गुरु गोरखनाथ महाराज की। बंधुओं, जिस प्रकार इधर गोगावीर अपने नीले पर बैठ कर के ददरेवा की तरफ गया, इधर रानी सीरियल बहुत ही चिंतित हो गई। अब सुनते हैं 29वां अध्याय गोगा पुराण के माध्यम से राजकुमारी सीरियल तथा माता सिनौजा का वार्तालाप कैसे हुआ, उन्होंने अपनी माता से क्या क्या कहा और राजकुमारी सीरियल की माता सिनौजा ने अपनी बेटी को क्या क्या बताया। प्यारे बंधुओं, बहुत ही सुंदर इस कहानी को जो भी भक्तगण सुनते हैं उनका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाता है। प्यारे बंधुओं, राजकुमारी सीरियल की सभी सखी सहेलियां अपने अपने घर पहुंच गईं और राजकुमारी सीरियल घर न पहुंची तो राजकुमारी की माता ने उसकी सहेली चतुरंगी के घर अपनी दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाया और अपनी बेटी के न आने का कारण पूछा। तब राजकुमारी की सखी हाथ जोड़कर रानी सिनौजा से बोली, किसी घुड़सवार के घोड़े ने बाग में आकर पेड़ पौधों को बड़ी हानि पहुंचाई है और कटोरा ताल का पानी भी बुरा गंदा कर दिया है। इसलिए हम सब तो तुरंत ही बिना नहाए ही अपने अपने घरों को चली आई और राजकुमारी चौकीदार को बड़ी बुरी तरह डांटने फटकारने में लगी रही। जब हमने उनसे चलने को कहा तो वह नाराज होकर कहने लगी, तुम लोग जाओ, मैं भी शीघ्र ही आ रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है वह अब तक इतनी देर किस कारण से रुकी। इतनी बात कहकर चतुरंगी चुपचाप अपने घर चली गई। रानी सिनौजा ने उदास हो राजकुमारी की खबर लेने अपनी दासी रुकमदे को बाग में भेजा। इधर जब राजकुमारी सीरियल की आंखों से गोगावीर का नीला घोड़ा ओझल हो गया तो दोनों धर्मगुरु के जाते ही एक ठंडी आह भरकर पृथ्वी पर पछाड़ मारकर गिरकर बेहोश हो गई। उसे अपने तन बदन की भी सुध न रही। बाग के माली ने जब राजकुमारी को बेहोश पड़े देखा तो ठंडे जल के छींटे उसके मुंह पर मारे। तब उसे कुछ होश आया। दासी के पहुंचते ही राजकुमारी अपने डोले में सवार हो महल में आकर अपने कमरे में जा पड़ी। दासी ने माली से सुना कि ये बेहोश हो गई थी, बड़ी देर बाद होश में आई हैं। यही बात उसने रानी सिनौजा से बता दी और ये भी कहा कि बाग में गिर जाने के कारण उनके सिर में गुमड़े भी पड़ गए हैं, हाथों की चूड़ियां भी मौल गई हैं, उनकी चुंदरी भी कीचड़ मिट्टी लग जाने के कारण काफी मैली और गंदी हो गई है। अपनी बेटी की बुरी दशा सुनकर रानी सिनौजा राजकुमारी के कमरे में जा पहुंची। सीरियल की दशा देखकर उसके सर पर हाथ फेर कर रोती हुई बोली, बेटी बता तो सही, बाग में क्या घटना घटी? तेरा हंसमुख चेहरा तो जो सदा गुलाब की कली के समान खिला रहता था एकदम मुरझा गया है। तेरे तो मुख की मुस्कुराहट भी गायब हो गई है। जो भी बात बाग में गुजरी उसे अपनी माता से बयान कर दे। जब राजकुमारी ने रानी सिनौजा को कोई उत्तर न दिया तो वह बोली, बेटी अपनी माता से कुछ तो बता, तेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब किस प्रकार हो गई? मुझसे अपने दुख की सारी घटना बयान कर दे। राजकुमारी सीरियल ने अपनी माँ को अति अधीर देखा। रानी सिनौजा और बांदी रुकमदे के उदास मुख पर आंसुओं की धार बह रही है। राजकुमारी सीरियल बेचैन हो फिर बेहोश हो गई। तब रानी सिनौजा और
बांदी रुक्मणी दोनों ने मिलकर गुलाब के बड़े के जल के छींटे राजकुमारी के मुख पर मार मार कर उसे चैतन्य अवस्था में किया। तब महारानी सरोजा ने राजकुमारी सीरियल से कहा, बेटी उठो, नहा धोकर खाना खा लो। तुम्हारी चिंता में तो मैं भी बड़ी बेचैन हो रही हूँ। तुझे जो भी कष्ट हो मुझे शीघ्र बता। तू बड़ी मुश्किल में योगी राजगुरु झालंधर नाथ की रात दिन सेवा करने और उनके वरदान द्वारा प्राप्त हुई है। 9 मास तुझे अपने उदर में रखकर मैंने कष्ट उठाए हैं। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तू किसी कारण दुखी हो। अपने दुखी दिल का सारा हाल मुझे शीघ्र बता। मुझे मेरी बेटी के सुख में सुख और दुख में दुख है। इतना कहकर रानी सरोजा अपनी बेटी सीरियल के बालों को अपने हाथों की उंगलियों से सहलाने लगी। राजकुमारी सीरियल की बलैयां लेकर बार बार उसका मुख सूंघने लगी। माता का प्यार राजकुमारी भी अधीर हो मोतियों के समान अपने नैनों से नीर गिराने लगी। अपनी माता सरोजा के गले से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों माँ बेटी खूब जी भरकर रोईं। जब रो धोकर माँ बेटी का जी भर गया तो दोनों ने अपनी अपनी साड़ियों के पल्लों से अपने अपने आंसू साफ किए। फिर रानी सरोजा बड़े ही दुलार के साथ बोली, बेटी अपने जी की सारी व्यथा अपनी माता से कहो। तुम्हारे अधिक परेशान होने का क्या कारण है? बेटी तुम्हें मेरे सिर की कसम है, जो अपनी माँ से जरा भी अपना भेद छिपाया गुरु झालंधर नाथ सब दुख दूर करेंगे। तुम्हें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। अपनी माता के वचन सुनकर और उनकी आंखों में दोबारा आंसुओं को देखकर राजकुमारी निढाल हो गई। उनकी गोद में गिर पड़ी और औंधे मुंह पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माता के बहुत धीरज बनाने पर राजकुमारी सीरियल ने इस प्रकार कहना शुरू किया। राजकुमारी सीरियल बोली, माताजी आप मेरी सखी सहेलियों को तो खूब जानती ही हैं, कैसी मुंह फट हैं और हंसी मखौले करने में कितनी छोटी बात कर बैठती हैं। मुझे इनसे अपना पीछा छुड़ाने का कोई उपाय नजर नहीं आता। आज की ही तो बात है, जब मैं कटोरा ताल में स्नान करने के लिए गई, उनके साथ जाने लगी तो रास्ते में कहने लगी, महाराजा सिंगा सिंह अपनी लाडली बेटी सीरियल को कब तक कुंवारी घर बैठाए रखेंगे? ये इतनी बड़ी हो गई, हमें तो ऐसा लगता है वह माता ने अभी तक इसका जोड़ा मिलाया ही नहीं है। इनकी बातें सुन सुनकर मैं परेशान थी। बड़ी मुश्किल से कटोरा ताल पर पहुंच पाई। जब अपने वस्त्र बदलकर स्नान के लिए कटोरा ताल के निकट पहुंची तो वहां क्या देखती हूँ कि मेरे प्यारे कटोरा ताल का महकदार जल किसी घोड़े की लीद और पेशाब के कारण दुर्गंध युक्त हो गया है। मारे बदबू के मेरा दिमाग सड़ने लगा। तब अपनी नाक पर रुमाल रखकर मैं आगे बढ़ी तो देखा मेरे सुनहरे सुंदर कटोरा ताल की सीढ़ियाँ बुरी तरह टूटी फूटी दिखाई पड़ी, जिन्हें देखकर मैंने अपना धीरज खो दिया। मेरे पिताजी ने कितना अधिक धन खर्च करके ये स्वर्गलोक से भी अधिक सुंदर कटोरा ताल मेरे स्नान के लिए बनवाया था। किस मूर्ख घोड़े ने इसकी बेदर्दी के साथ कैसी दुर्दशा की है। मैं गुस्से में भरी जब फाटक के रास्ते बाग में घुसी तो मेरा जी अत्यंत दुखी हुआ। क्या केसर क्यारी और क्या रंगीन फूलों से सजी फुलवारी सब घोड़े ने घुड़दौड़ कर करके अपने खुरों द्वारा कुचल कर सबका सत्यानाश कर डाला। मेरी वाटिका के पेड़ पौधों को एकदम पतझड़ के समान वीरान कर तहस नहस कर डाला। फलों को पेड़ों से तोड़ तोड़ कर जितने खाए गए खाए, बाकी अपने पैरों से कुचल कुचल कर बेकार कर डाले थे। आम, अंगूर, अनार, अमरूद, सेब, संतरे, लीची, जामुन और केले आदि फलों का
एक पेड़ भी बाकी ना छोड़ा। माता जी आप ही बताएं, जिसकी नौलखी बगिया बेदर्दी के संग वीरान हो जाए, उसके मालिक को कैसे दुख ना होगा। मैं गुस्से में मारी से कह रही थी कि तुम्हारे मौजूद होते हुए कौन सा बलवान यहाँ आ गया जिसका तुम कुछ न बिगाड़ सके, और ना वह सारा बाग वीरान करके चला गया। तुम्हें बाग की रखवाली करने के लिए नौकर रखा गया है या बाग में सोने के लिए। इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है?